हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि पर्टिकुलरली बोर्ड्स के लिए ये कवर कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो पाएंगे। और जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन है उसके लिए थ्योरी पार्ट का काम कर सकता है, बट न्यूमेरिकल यहाँ पे ना के बराबर है। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है जो अपने बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या एमसीक्यू जो बनाए जा सकते हैं इन टॉपिक के ऊपर, उन सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और स्टैटिक चार्ज के बारे में इस तरीके से पढ़ते हैं, स्टैटिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर स्टैटिक चार्ज की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज इन रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो पर्टिकुलरली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हर एक पार्ट में अपने को कवर करना पड़ता है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड टॉपिक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों ही टॉपिक होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं जिनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज इस वीडियो में सिंपल हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज हमारा क्या होता है, कोई भी हमारे पास फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे ना डिपेंड करता हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे समझाने के लिए अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे पास वाटर है, वाटर की अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलोगे। चाहे मैं वहाँ पे 10 ग्राम वाटर की बात करूं, 10 ml की बात करूं या 100 लीटर की बात करूं, वाटर है, दैट मीन्स उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी पार्टिकल के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज एक क्या होता है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर बात कर ले, कोई अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल अगर रहेगा तो क्या कर सकता है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो सकता है अगर दोनों सेम नेचर के रहेंगे तो। और दोनों अगर अपोजिट नेचर के रहेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे बचपन में हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि पेपर के टुकड़े को हम लोग फाड़ लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और स्केल को धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने हेयर से क्या करते हैं, उसको फ्रिक्शन रगड़ करके और उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं पेज के टुकड़े को। तो पेज का टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, स्केल के साथ अटैच हो जाता है, चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ साथ अगर बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हमारे पास अनकवर्ड वायर जाता था पोल के थ्रू, और पोल के थ्रू जब अनकवर्ड वायर जब जाता था तो इन वायर के बीच में क्या रॉड लगा दिया जाता था, प्लास्टिक का या फिर सूखा हुआ लकड़ी जब होता था तो लकड़ी को इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता था ताकि करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये तार आपस में क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हवा अगर तेज आएगा तो ये दोनों तार क्या कर जाएंगे, आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता था कि इनके बीच में एक रॉड लगा दिया जाता था, या तो प्लास्टिक का होता था या फिर लकड़ी का होता था। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ये आपस में क्यों अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि जब भी करंट अगर सेम डायरेक्शन में दो वायर में अगर जाता है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और यूनिट की।
मैग्नीट्यूड और यूनिट से अगर कंप्लीटली अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वैसे क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं। तो चार्ज को जब हम बोलते हैं कि 2 कूलम चार्ज, तो इसके लिए क्या चाहिए, चार्ज 2 कूलम, मैंने बोला कि 2 कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज के ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए अपने को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे अगर बात कर ले, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि इसको सिंपल अलजेब्रा से हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रा से, जिस कारण से चार्ज हमारा कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज की अगर ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो कूलम होता है। वैसे अगर सब मल्टीपल यूनिट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो हमारे पास स्टैट कूलम होता है। अब यहाँ पे ये कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 कूलम की अगर बात करें तो 1 कूलम में हमारे पास 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। अदर यूनिट्स की अगर बात करें, अदर यूनिट्स की अगर बात करें तो अदर यूनिट्स के अंदर हमारे पास फ्रैंकलिन आता है, साथ साथ हमारे पास ईएसयू आता है। तो जो कि आप नाम याद रख सकते हो कि ये सब अदर यूनिट्स हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है बोर्ड पर्पस के लिए एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें चार्ज पार्टिकल की तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज हमारा 2 तरीके का होता है। इसके पास 2 नेचर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैलकुलेशन मैथमेटिकल पर्पस के लिए, अगर इसको इजी बनाने के लिए इन्होंने चार्ज को पॉजिटिव बोल रखा है, एक चार्ज को नेगेटिव बोल रखा है। अब यहाँ पे अगर बात करें, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है, कोई तीसरा तरीके का चार्ज क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर अभी तक नहीं है। या फिर दूसरा आप ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हो कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है, ऐसा क्यों? तो इसका भी आंसर अपने पास नहीं है। बस हम लोग जानते बस इतना ही है कि चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो चार्ज डेवलप कैसे होता है? चार्ज जो होता है डेवलप किस तरीके से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे छोटा जो यूनिट होता है चार्ज का, जो ट्रांसफ़र होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमारे पास 2 बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बॉडी बी है। अगर बॉडी ए से अगर बॉडी बी पे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर हो जाता है तो बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बॉडी बी पे अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा 2 तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब फॉर्म करेगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और वहीं पे नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो जब हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हमारे पास किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कई बार एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। और यहाँ पे अगर बात करें 2-3 हमारे पास जो प्रॉपर्टी होता है उनके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है। एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होता है चार्ज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इंटरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस या एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं तो एक दूसरे पे वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो होगा हमारे पास हो सकता है अट्रैक्टिव हो, या फिर हो सकता है कि ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा ये कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव होगा।
अगर रिपल्सिव अगर फोर्स होगा, किस केस में रिपल्सिव होगा, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का नेचर अगर सेम हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो नेचर होगा, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अगर चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रखा है, दैट मीन्स उनका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा, या फिर दूसरा नेगेटिव है तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपोजिट अगर नेचर अगर चार्ज का अगर होता है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर चार्ज अगर सेम नेचर का अगर होगा तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि चार्ज का जब भी ट्रांसफ़र अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, सबसे छोटा हमारे पास यूनिट होता है चार्ज का, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है आसानी से। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि आधे इलेक्ट्रॉन को कोई अगर बोलता है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। या 3/2 इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे अगर यहाँ पे बात कर लें, ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल में कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, छोटे पार्ट में हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस कारण से याद रखिएगा, चार्ज हमेशा क्या रहता है, क्वांटाइज्ड। मतलब यहाँ पे सिंपल सा अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज only occur in the form of integral multiple। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। सिंपल सा कहने का मतलब होता है, चार्ज हमेशा क्या होता है, कहीं भी आप चले जाओ इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर सिंपल सा अगर बात करें, मास की अगर बात करें, ये हमारे पास मास है, सपोज कर लेते हैं m0 हमारे पास गिवन मास है। अगर इसको बोला जाए गिवन मास को अगर अपन फेंक देते हैं इसको स्पीड ऑफ लाइट के जस्ट आसपास, कुछ भी वेलोसिटी से इसको क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, उस केस में इसका नया मास जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। न्यू मास जो होगा हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है, m0√(1 - v² - c²। इसका कहने का मतलब है कि जो मास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। m' जो होगा हमारे पास क्या होगा, m0 ओरिजिनल मास से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास के स्पीड से अगर फेंका जाए, सपोज कर लो कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अगर किसी मास को अगर फेंक दिया जाएगा तो उसका मास जो होगा बढ़ जाएगा, उसका मास जो होगा बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। चार्ज को आप कितने भी स्पीड के साथ फेंक दो, उसको प्रोजेक्ट कर दो, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात की गई है। इसका मतलब सिंपल सा सेकंड फॉर्म में अगर इसको लिखा तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। total charge remains conserved, इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम होता है एग्जैक्टली क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, उस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 कूलम चार्ज है
प्लस 3 कूलम चार्ज है और प्लस 8 कूलम चार्ज है। इन तीनों बॉक्स को उठा करके अब एक बार क्या कर लो, सेक कर लो। सेक करने के बाद भी हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड जो हो वो 4 हो जाए, ये हमारे पास 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, प्लस 1 कूलम चार्ज हो जाए, और ये हमारे पास हो सकता है प्लस 8 ही रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल था, ये हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास चार्ज की अगर बात करें, नेट चार्ज हमारे पास कितना था, सबको ऐड करोगे तो कितना है, 13 कूलम चार्ज है हमारे पास। और फाइनली अगर बात करें, ये हमारे पास सेक करने के बाद फाइनली जो हमारे पास सिस्टम के अंदर चार्ज है वो भी हमारे पास कितना है, 13 कूलम भी है। तो ये हमारा क्या बोलता है, चार्ज हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से ना कोई चार्ज अंदर आ रहा है और अंदर से ना कोई चार्ज बाहर जा रहा है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, जितना इनिशियली जितना चार्ज रहता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, चार्ज फाइनली भी प्रेजेंट रहता है। सेकेंड फॉर्म में अगर बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन क्यू फाइनल। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के तौर पे अगर देखा जाए तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें हमारे पास प्लस 2 कूलम चार्ज है, प्लस 5 कूलम चार्ज है, और फिर हमारे पास माइनस 7 कूलम चार्ज है इनिशियली। इसको सेक कर दिया गया और सेक करने के बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन चार्ज का कुछ इस तरीके से बन रहा है, -3 कूलम प्लस 5 कूलम बन रहा है, और एक हमारे पास कुछ चार्ज बन रहा होगा वो x कूलम का चार्ज है। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। तो ये हमारे पास इनिशियल सिस्टम है और ये हमारा क्या है, आफ्टर सेकिंग। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, फाइनल सिस्टम है। तो इनिशियल क्यू नेट की अगर बात करें, टोटल हमारे पास इनिशियल कंडीशन में अगर बात करें, चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, +2 +5 -7, मतलब हमारे पास नेट चार्ज जो है 0 है। नेट चार्ज इनिशियली भी यहाँ पे पूरे सिस्टम में कितना था, 0 था। फाइनली की अगर बात करें, नेट चार्ज अगर फाइनली अगर बात करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे -3 +5 +x, तो हमारे पास 0 के बराबर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + x = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = -2, मतलब हमारे पास x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 कूलम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो होता है हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है। अगर मास अगर हमारे पास नहीं होगा मतलब चार्ज भी हमारे पास नहीं होगा। मास है तो चार्ज है, इतना याद रखेंगे। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास मैं मान लेता हूँ 2 kg का है इनिशियली, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी मास हमारे पास 2 kg है। ये दोनों इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, सिंपल सा चार्ज का क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र। ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पे क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऑब्जेक्ट बी को 10 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, घट जाएगा। फाइनली जो होगा हमारे पास, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्जेक्ट ए से, तो ऑब्जेक्ट ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वही ऑब्जेक्ट बी की अगर बात करें तो बी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बी पे हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बी पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये हमारे पास फाइनल कंडीशन है दोनों के लिए, फाइनल कंडीशन है दोनों के लिए। ए पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ए से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फाइनली हमारे पास क्या होगा, मास क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। मास यहाँ पे डिक्रीज कर गया। इनिशियली हमारे पास 2 kg था, लेकिन अब यहाँ पे फाइनली 2 kg रहेगा तो एग्जैक्टली 2 kg नहीं रहेगा। 2 kg से मास इसका क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है 2 kg पे आ गया, ऑब्जेक्ट बी पे आ गया, तो इसका मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।
मास इंक्रीजेस। तो यहाँ से यही याद रखना है कि एक तो चार्ज जब भी होता है तो चार्ज किसके कारण, चार्ज कब एग्जिस्ट करेगा, जब मास होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप अगर हो रहा है दैट मीन्स उसका मास क्या होगा, घट जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज अगर आ जा रहा है या नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और बोथ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ होता है तो उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनली जो एक इमेजनरी है ना, इमेजनरी ऐसा समझ सकते हो, कितना बड़ा एरिया होगा अपने को नहीं पता, लेकिन एक ऐसा समझते हैं कि इमेजनरी एरिया चारों तरफ डेवलप होता है, उसी इमेजनरी एरिया को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो एरिया हमारा क्रिएट होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है, इसके चारों तरफ जो एरिया डेवलप हो जाएगा तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास ईएम वेव्स। ईएम वेव्स कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। यहाँ पे देख पाओगे एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ईएम वेव की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें, अभी के लिए आप एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हो, लाइट हमारा कैसा है, ईएम वेव है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगले पार्ट में इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे ईएम वेव्स के बारे में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। यहाँ पर अभी फोकस करते हैं कि अगर चार्ज अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि अगर रेस्ट में होगा, इस यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है। तो वेलोसिटी जब 0 रहता है तो चार्ज, जब भी चार्ज अगर हमारा रेस्ट में रहेगा उस केस में क्या सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस दे रखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर मैं बोल देता हूँ नॉर्थ की तरफ, तो हमेशा ये क्या होगा, नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है पहले 2 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, फिर 10 हो गया होगा, फिर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया हो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, जिस कारण से यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट अगर नहीं होता है उस केस में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये केस आपको याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास रेस्ट में होगा कंप्लीटली तो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस करेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉर्म करता है ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की अगर बात करें तो कोई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है लेकिन अपने को चार्ज किसी तरीके से डेवलप करना है, तो हमारे पास 3 बेस्ट मेथड होते हैं चार्ज डेवलप करने के, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और हमारे पास इंडक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फ्रिक्शन को समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एनर्जी होता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी मेटालिक सरफेस या किसी भी सरफेस अगर हो सकता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस है, अब ये सरफेस है तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा एटम होगा और एटम है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस पे देना पड़ेगा। कुछ एनर्जी अगर जैसे ही हम देंगे, ये एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, एनर्जी जो है हमारे पास या तो हीट के फॉर्म में होना चाहिए या फिर लाइट के फॉर्म में होना चाहिए। हीट और लाइट के फॉर्म में जैसे ही एनर्जी देंगे तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो मिनिमम जितना एनर्जी देने पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाए तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक कोई सीट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं। और 10 जूल एनर्जी जैसे ही इस सीट पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस पे आ जाता है। लेकिन 10 जूल के 9.9 जूल एनर्जी दे रहे थे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही 10 जूल एनर्जी जिसको मिला सरफेस को, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ गया। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन क्या कहलाएगा, तो वर्क फंक्शन कहला जाएगा 10 जूल। तो 10 जूल हमारे पास मिनिमम है। 10 जूल से आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे 11 जूल, बहुत आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन 10 जूल से अगर कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम कितना एनर्जी दें ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेटल जो भी हमारा सरफेस है, ये मेटालिक भी हो सकता है, नॉन मेटालिक भी हो सकता है, ये बाहर आ जाए। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये जो सिंबल होता है इसको 5 पढ़ते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं अपन वर्क फंक्शन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन पे ये बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मैं वर्क फंक्शन सपोज कर लेते हैं 5 जूल है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट बी का वर्क फंक्शन जो है हमारे पास 10 जूल है। दोनों का एनर्जी कितना मिल रहा है, तो दोनों का एनर्जी मिल रहा है 7 जूल मिल रहा है। 7 जूल एनर्जी इसको भी दे रहे हैं और 7 जूल एनर्जी बी को भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन इजेक्ट करेगा, तो 7 जूल क्या है, 5 जूल इसको चाहिए था मिनिमम, इसको 5 जूल अगर मिलता वैसे ही इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट कर देता ऑब्जेक्ट ए, लेकिन इसको मिल के कितना रहा है, 7 मिल रहा है। तो बहुत आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट कर देगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट बी की अगर बात करें तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मिनिमम 10 जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको मिल कितना आ रहा है, सिर्फ 7 जूल। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन वही इजेक्ट, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन किस में इजेक्ट होगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो बेस्ड होता है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, टू चार्ज बॉडीज बाय फ्रिक्शन वी हैव टू रब बॉडीज विथ ईच अदर। जब भी अपने को चार्ज डेवलप करना है फ्रिक्शन के कारण, तो बॉडीज़ को क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास बॉडी है उनको आपस में क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। और जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट किसकी तरह एक्ट करता है, वर्क फंक्शन की तरह एक्ट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में केस में क्या होता है, ये जो हमारा बेस होता है फ्रिक्शन के कारण अगर चार्ज अगर प्रोड्यूस अगर डेवलप अगर करते हैं तो ये वर्क फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे समझ पाओगे कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। इनिशियली ये कैसा था, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज दोनों पे 0 था। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए का जो वर्क फंक्शन है, यहाँ देख पाओगे मैंने सपोज कर रखा है कि ऑब्जेक्ट ए का जो वर्क फंक्शन है हमारे पास 10 जूल है। 5A की अगर बात करें तो हमारे पास 10 जूल दे रखा है। वहीं पे हमारे पास 5B की अगर बात करें तो हमारे पास इसका वर्क फंक्शन जो है अपने को दे रखा है 5 जूल। जैसे ही ऑब्जेक्ट ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके बीच में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने जूल का है, तो हमारे पास 7 जूल का है। 7 जूल यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो सरफेस पे कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बी आसानी से क्या कर देगा, सरफेस पे अपना इलेक्ट्रॉन ला करके छोड़ देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ए पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ए पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है। तो ऑब्जेक्ट ए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है और ऑब्जेक्ट बी पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। यही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रखा है। सपोज इफ वी हैव 2 बॉडीज़, हमारे पास 2 बॉडीज़ है ए और बी, और उनका वर्क फंक्शन है, बॉडी ए का जो वर्क फंक्शन है 10 जूल है और बॉडी बी का हमारे पास वर्क फंक्शन जो है 5 जूल है।
अगर दोनों को आपस में अगर रब करते हैं तो हीट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, और वो हीट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 7 जूल होता है। 7 जूल हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख पाओगे कि वर्क फंक्शन किसका कम है, ऑब्जेक्ट बी का वर्क फंक्शन हमारे पास कम है, मतलब ऑब्जेक्ट बी आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और ये लूज जैसे ही करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन कौन करेगा, ये गेन कर लेगा। ऑब्जेक्ट ए जो है गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो गेन करेगा तो सिंपली आप देख पाओगे कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ऑब्जेक्ट बी के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किसका मास बढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट ए का मास जो होगा वो क्या किया होगा, बढ़ गया होगा। वहीं पे ऑब्जेक्ट बी की अगर बात करें तो इसका मास क्या होगा, घट गया होगा, क्योंकि जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसका मास क्या होता है, डिक्रीज करता है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मास क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यही जंबो नोट्स में लिखा हुआ है। बॉडी विथ लोअर वर्क फंक्शन, वैसे बॉडी जिनका वर्क फंक्शन कम होता है हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का क्या करते हैं, अपने ऊपर फॉर्मेशन करते हैं, और साथ साथ उनका मास क्या होता है, घट जाता है। जैसे इस केस में अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट बी के पास हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन कम है। ऑब्जेक्ट बी का हमारे पास क्या है, वर्क फंक्शन 5 जूल है, और वहीं पे ऑब्जेक्ट ए का हमारे पास वर्क फंक्शन जो है हमारे पास 10 जूल है। तो वर्क फंक्शन बी का कम था, इस कारण से आप देख पाओगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, जिनका भी वर्क फंक्शन लोअर होगा, कम होगा, उनके ऊपर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मास उनका क्या करेगा, डिक्रीज होगा, मास उनका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की अगर बात करें तो कंडक्शन में हमारा क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। अगर पूछा जाए कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से कौन कौन होता है, तो फ्रिक्शन में भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख पाओगे कि इनिशियल बिफोर कॉन्टैक्ट ये हमारे पास कैसा है, चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और ये हमारे पास कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल दैट मीन्स इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इनिशियली एक के पास ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में कॉपर वायर से अपन कनेक्शन मेंटेन करते हैं तो दोनों के ऊपर क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी था इस पर चार्ज डेवलप करा रहे हैं। कब डेवलप हो रहा है, जब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हम क्या कर रहे हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तभी दोनों के बीच में जैसे ही फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डेवलप हो जा रहा है। तो ये जो मेथड होता है चार्ज डेवलप करने का, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, उनका साइज अगर सेम है, साइज अगर दोनों ऑब्जेक्ट का अगर सेम है तो चार्ज जो होता है इक्वली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली एक पे 100 कूलम चार्ज था, दोनों का साइज आप यहाँ पे देख पाओगे सेम है, और एक हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल दैट मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन दोनों को जैसे ही हम फिजिकली कॉन्टैक्ट करते हैं तो 100 कूलम क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन द देन ऑन कंडक्शन चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज अगर सेम होगा तो जैसे ही उनको टच करेंगे तो चार्ज क्या होगा, इक्वली, मतलब आधा आधा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तब। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उससे पहले इंडक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ेगा कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले हमारा इंडक्शन समझते हैं। इंडक्शन की अगर बात करें तो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है तो किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण किसी दूसरे में अगर नया कोई प्रॉपर्टी अगर डेवलप करा देते हैं, कोई विदाउट कॉन्टैक्ट के, दूर दूर से ही, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास है। इसके बगल में मैं क्या रख देता हूँ, एक आयरन नेल रख देता हूँ, कील रख देता हूँ। जैसे ये आयरन नेल मैं इसके आसपास में रखूँगा तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये आयरन नेल किस तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। या फिर ऐसा समझ सकते हो आप, स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। जब उसको मैग्नेट के
आसपास रखते हैं तो यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इनके बीच में बहुत दूर का गैप है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये आयरन नेल के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, मैग्नेट की तरह बिहेव करने का प्रॉपर्टी जो हो गया डेवलप हो चुका है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी डेवलप हुआ किसके कारण हुआ, मैग्नेट के कारण हुआ। और ये जो मेथड होता है हमारे पास नया प्रॉपर्टी डेवलप करने का, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। या दूसरा अगर देखो, आप सपोज कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, ए और बी है, या फिर आप अपना एग्जांपल आप सपोज कर सकते हो कि आप जिस फ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहते हो, और वो फ्रेंड अगर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है बात बात पे, तो आपके मुंह से भी क्या होता है, वही सेम वर्ड क्या होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर भी क्या आ रहा है कि वो वर्ड सीख लेते हैं, दूसरे से तुरंत सीख ले रहे हैं। हमारे अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर वो जो वर्ड है वो डाला नहीं गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साथ रहते रहते वो वर्ड सीख जाते हैं। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना कहलाता है, यही हमारे पास इंडक्शन कहलाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से अर्थिंग की अगर बात करें, तो अर्थिंग का मतलब होता है एक्सेस चार्ज को डिस्चार्ज करना। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है, तो ये जो आप देख पा रहे हो, इसको, ये जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का ही दूसरा नाम होता है ग्राउंडिंग बोलते हैं। अर्थिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी एक्सेस चार्ज रहेगा तो उसको क्या कर देता है, वो जीरो कर देता है। नेट चार्ज क्या बना देगा उस ऑब्जेक्ट पे, जीरो। पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही इसको अर्थिंग से कनेक्ट किए, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया, जीरो डेवलप हो गया। दूसरा केस है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, इसको जैसे ही अर्थिंग से कनेक्ट किए तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, नेट चार्ज जीरो आ गया। तो ये जो प्रोसेस होता है डिस्चार्ज करने का, डिस्चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, पहले चार्ज प्रेजेंट था, अब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जीरो चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं, या फिर अर्थिंग बोलते हैं। अब देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर बात करें, इससे पहले थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड को आसपास में लाते हैं, ये हमारे पास चार्ज रॉड अगर है, और जैसे ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के आसपास लाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे इस एंड पे, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये रहता है हमारे पास, इस तरीके से रहता है। तो इस एंड से क्या होगा, इस एंड को मैं ए मान लेता हूँ और इस एंड को मैं बी मान लेता हूँ। तो एंड ए से इलेक्ट्रॉन जो होगा किधर भागेगा, बी की तरफ यहाँ पे भागेगा, और यहाँ पे जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके एंड पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आकर के क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और इस एंड पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को डेवलप करा रहे हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो है। जैसे ही हम यहाँ पे एक रॉड ला के रख रहे हैं, ये हमारे पास एक रॉड है, जैसे ही हम रॉड ला के रख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज का हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, और दूसरे साइड यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ चुका है। ये हमारे पास स्टेप सेकेंड है। ये हमारे पास स्टेप सेकंड में क्या होगा, दूसरे एंड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे बढ़ चुका है। सेम ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही अर्थिंग जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, अर्थिंग से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में ये जो हमारे पास चार्ज रॉड है, इसको हम हटा दे रहे हैं, और अर्थिंग को भी हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे स्फीयर के ऊपर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो आप इस पूरे फिगर में आप देख पाओगे, कहीं भी हमने चार्ज रॉड को क्या इस स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाया है क्या, नहीं लाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज डेवलप कर दिया है। तो इस तरीके से अगर चार्ज डेवलप अगर होता है, तो ये जो मेथड कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, हाउ मेनी स्टैट कूलम आर इन 5 कूलम चार्ज। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर एक कूलम अगर हमारे पास चार्ज होता है, उसमें होता है 3 × 10⁻⁹ हमारे पास 9 स्टैट कूलम होता है।
तो यहाँ पे अगर बात करें हमसे पूछ रखा है 5 कूलम में, तो 5 कूलम की अगर बात करें तो दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 इंटू 10⁹ हो जाएगा स्टैट कूलम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 5 कूलम अगर चार्ज है तो उस पर स्टैट कूलम के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 1.5 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट डू यू मीन बाई 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास पढ़ रखे हैं हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू हमारे पास N ही होता है। 1 कूलम की अगर बात करें और साथ साथ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये हमारे पास चार्ज होता है। अब चार्ज का वैल्यू अपने को 1 कूलम दे रखा है, अपन नहीं जानते, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से n का अगर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 10/16 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n। यहाँ से एक जीरो अपन 10 के साथ दे देते हैं तो यहाँ पे 100/16 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻18। यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली आ जाएगा 6.25, मतलब 6.25 इंटू 10⁻5 जो 10⁻18 जो आएगा ये हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 कूलम का सिंपल सा मतलब होता है अगर हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है तो उन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा 1 कूलम कहलाएगा। सिंपल सा ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कितना हो जाए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा 1 कूलम चार्ज कहलाएगा। दूसरे फॉर्म में यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम में हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है तो कूलम होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, तो जस्ट हम लोगों ने पीछे ही सॉल्व कर रखा है। आप Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले से जा सकते हो। E का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में के पास कितना होता है जो चार्ज होता है वो 1 कूलम के बराबर ही होता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप इसको अटेम्प्ट कर लेना। बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास थर्ड टॉपिक जो पढ़ा है हमने उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है।